हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस करें हमारे चैप्टर नंबर 5 गति के नियम को। ये पूरा चैप्टर बेसिकली जो लॉज ऑफ मोशन है उसको डील करता है अलोंग विद द फोर्स, क्योंकि गति के होने का मुख्य जो कारण है वो है बल। अब कौन सी कंडीशन में बल लग करके गति में कौन सा परिवर्तन लेकर के आएगा, यही इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने जितने भी कंसेप्ट वीडियोस थे उसके माध्यम से समझा कि भाई बल क्या होता है, फिर उसके बाद न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम क्या है। जैसा कि प्रथम नियम आधारित था हमारे इनर्शिया पर, वो क्या है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो हमारा सेकेंड नियम था मोमेंटम पे, वो क्या है। फिर क्रिया और प्रतिक्रिया बल की बात करी, मतलब थर्ड लॉ की बात करी। इस सिलसिले में अब हम बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन पक्का होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है समटाइम्स। मतलब अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, आपको इस सेगमेंट से, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से क्वेश्चन फिक्स है। स्कूल एग्जामिनेशन में तो है ही भाई इंपॉर्टेंट, यहां तो सोचने की बात नहीं है। तो सिंपल सॉर्टेड लाइन में मैं कहूं तो आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको फ्री बॉडी डायग्राम। जी हां, क्लास 11 का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हाईलाइटेड पोर्शन है, दैट इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किन किन दिशाओं से बल लग रहा है इसके बारे में सीखते हैं कि भाई लगाया गया बल किस दिशा में है, कितना ज्यादा त्वरण उत्पन्न करेगा, अगर वो त्वरण उत्पन्न करेगा उसके साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया तो उसमें क्या परिवर्तन लाएगा। तो इस माध्यम से, फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से, भले एक लंबी ट्रेन हो लेकिन हम उस पूरी ट्रेन के एक एक डब्बों पर जाकर के निकाल सकते हैं कि उस पर लगने वाला फोर्स कितना है। क्योंकि ये बात तो आपको ही पता होगा ना कि जो इंजन के जस्ट बाजू में लगी होगी डब्बा, उस पे लगने वाला बल, और जो सबसे आखिरी में लगी होगी डब्बा, उस पे लगने वाला बल, कुछ तो वेरिएशन होगा। इसकी ही डिस्कशन हम करने वाले हैं FBD में, फ्री बॉडी डायग्राम में। तो चलिए भाई इसको फटाफट से हम शुरू करते हैं, एंड साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये जो टॉपिक जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम लिख रहा हूं, ये आपको NCERT में सिंपली देखने को मिल जाएगी। किस नाम से भाई? तो मुक्त वस्तु रेखा चित्र के नाम से। क्या है? मुक्त वस्तु रेखा चित्र। अच्छा, ये जो टॉपिक है बेसिकली, ये अल्टीमेटली उसका मतलब टोटल हमारे NCERT चैप्टर के अंदर का एक पार्ट है, किंतु ये समझने में तकलीफें प्रोवाइड करती है। बहुत शॉर्ट में गिवन है, समझने में तकलीफ प्रोवाइड करती है। तो भैया वो तकलीफ ना हो इसीलिए मैंने इसको एक्सक्लूसिव कर दिया है कि आओ भैया सीखते हैं कि FBD ड्रॉ कैसे करते हैं, बनाते कैसे। इसमें कुछ भी मैं एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और ये वो चीजों की बात नहीं करूंगा, नो डाउट आखिर में कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, लेकिन मैं सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूं। एक ऑब्जेक्ट है तो अब आपका देखने का नजरिया क्या होने वाला है। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये कैसे देखेंगे, क्या होना चाहिए मेरा नजरिया इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखने का। तो अब इसको पढ़ने के बाद देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं भाई। आपको इजीली समझ में आने लगेगा कि कुछ भी ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने दिख रही है, वो ऑब्जेक्ट के पीछे का साइंस क्या है। अगर कोई चल रहा है तो उसके पीछे का साइंस क्या है। अगर एक डोरी से बांध करके एक बच्चा एक कार्ड को खींच रहा है तो उस डोरी पर क्या हो रहा है, यही तो समझने जा रहे हैं इसमें। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक दूसरे से जुड़ी वस्तुओं की गति, जिसमें स्थिति फर्स्ट है दो वस्तुओं के लिए। अगर दो वस्तु आपके पास में है, कौन कौन से भाई? तो एक वस्तु है M1 और एक वस्तु है M2, और मैं M1 के ऊपर लगा रहा हूं फोर्स, ठीक है। इसके सहारे एक डोरी से दूसरी वस्तु M2 को मैंने जोड़ के रखा है। तो क्या प्रतीत होता है आपको? इनिशियली मान लीजिए ऐसा, एक सतह पे रखें, ये डोरी ऐसी लूज पड़ी हुई है, लेकिन आपने क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया एक फोर्स। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे सबसे पहला काम क्या होगा? तो सबसे पहला काम, ये जो डोरी है जिसके माध्यम से हमने क्या किया था, दोनों वस्तुओं को जोड़ के रखा था, चेन समझ लीजिए,
आपने जैसे कई बार को है ना, कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको टो करके ले जाते हैं, तो ऐसे ही होता है ना, दोनों में चेन फंसाते हैं। अब ये पहली वाली गाड़ी जब आगे की तरफ बढ़नी शुरू होगी, ये जब आगे की तरफ, ये ए बोल देता हूं, ए जब आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा तो क्या करेगा भाई, धीरे धीरे इस डोरी को तन्ने करेगा। मतलब ये डोरी धीरे धीरे टाइट होती जाएगी, यानी डोरी ऐसी स्थिति में आ गई, फिर ये डोरी ऐसी स्थिति में आएगी, फिर ये डोरी थोड़े समय के बाद बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और सीधी होने के बाद अब खींचना शुरू हो जाएगी। सपोज दिस वन। अब यहां पे हुआ क्या क्या, आराम से समझेंगे। शुरुआती दौर में जब मैं था, मैं कब, जब शुरुआती दौर में यहां पर, तो बल आपने इस पे लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट जो है इस डोरी के ऊपर भैया क्या करेगी, ये बल लगा देगी, है ना, खींचने की कोशिश करेगी डोरी को। लेकिन सबसे पहले ये बी तक कोई बल नहीं जा रहा है, ये डोरी ही अपने आप को तन्ने कर रही है। डोरी ऐसे लूज पड़ी थी, अब ये धीरे धीरे टाइट होगी, तो मतलब डोरी क्या होगी, थोड़ी सी तन्ने हुई, यानी अब फिर से वही फोर्स, और ये दूर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को भी दूर शिफ्ट करता हूं, है ना, नहीं तो आप बोलो कि ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा, ऐसे कैसे होने लगे खड़े खड़े पे। ये लो भैया, ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर खिंच चुका है, यहां पहुंच चुका है ना। ये जो अलग कलर से बना रहा हूं, ये उसकी अगली स्थिति है, मान लीजिए अभी भी वही अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है एफ, ये लगे सारा। अब क्या होगा, डोरी थोड़ी सी और तन्ने होगी, ये काट जो है, ये काट थोड़ी सी और दूर चल पड़ा, ये काट आ गया यहां पे, ये जो वस्तु है ये यहां पे, तो यही बल अभी भी कार्यरत है। तो ये जो डोरी अभी ये कैसे होगी, बिल्कुल सीधी। मतलब क्या कर रहा था, ये तीनों ही कंडीशन में शुरुआत की, ए ने डोरी के ऊपर बल लगाया, उस बल को कहते हैं हम तनाव। क्या कहते हैं, डोरी पे जो बल लगता है उसको हम समझते हैं तनाव से। तनाव को इंग्लिश में समझते हैं भैया टेंशन, ठीक है ना। तो टी, अब क्या होगा, ये जब अब पूरी तरीके से डोरी तन्ने हो गई, अब डोरी में कोई भी फोर्स रिटेन करने की क्षमता नहीं बची है, तो ये डोरी क्या करेगी, अब ये कोशिश करेगी कि भैया ये जो फोर्स लगा रहा था ये दे दूं किसको, बी को। तो ये T1 फोर्स बी पे लगेगा, यानी ये क्या करेगा, इसको विरोध भी करेगा। भाई T1 इधर लगेगा तो ये इसका विरोध भी करेगा। मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि इस डोरी द्वारा बी के ऊपर लगाया गया बल, बी पर बल जो होगा वो कितना होगा, एफ नहीं होगा, कितना होगा, टी होगा। ये टेंशन, यही बल किसके ऊपर, यही टेंशन, यही किसके ऊपर लग रहा है, ये बी के ऊपर लग रहा है। लगा कौन रहा है, ये डोरी लगा रहा है। मतलब यूं कहूं म्यूचुअली कि इन दोनों के माध्यम से जो डोरी पर लगा है बल, उसको ही कहेंगे हम क्या, तनाव टी। M1 के द्वारा भी उतना ही बल और M2 के द्वारा भी उतना ही बल, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि वह बल जिससे M1 M2 को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डोरी पे लगने वाला, और डोरी कितना महसूस करेगा बल भाई, तो टेंशन टी। डिसाइड करूंगा मैं अभी कि ये टी का मान कितना होगा, ये एफ से भिन्न होगा या एफ के बराबर ही होगा, ये हम अभी डिसाइड करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से आपको महसूस होगा कि दो डब्बों की एक ट्रेन है, ये पहली ट्रेन और उसके साथ में एक हुक लगा करके, आपने ट्रेन को ज्वाइन होते हुए देखा होगा, ऐसा हुक लगा करके पीछे एक डब्बा। तो अगर मान लीजिए ये डब्बा नहीं होता तब ये ट्रेन कैसा चलता भाई, तो वही F इक्वल्स टू एम ए, ठीक। लेकिन पीछे अब डब्बा लग गया तो F इक्वल्स टू एम ए से तो चलने से रहा, यानी यहां पर त्वरण का भी मान बदलने वाला है, लगने वाला ये जो बल है इसका भी मान बदलने वाला है। किसके अनुरूप, कि भैया ये बल तो आप लगा लीजिए जितना लगाना हो, लेकिन इसमें होने वाला जो त्वरण है, ये दोनों बोगियां जब चलेंगी तो अलग वेग से चलेंगी। सिंगल था तब अलग बात थी, डबल था तो अलग बात थी। एंड अगेन कि जो वो एफ फोर्स लगा है वो पूरा का पूरा एफ फोर्स ही यहां टेंशन के रूप में नहीं आएगा। आइए समझते हैं हम इसको। तो देखिए, वस्तु ए जिसका द्रव्यमान m1 है, खिंचाव बल F से खींच रहे, वस्तु ए का बी पर खिंचाव से ए व बी के बीच जुड़ी डोरी में तनाव T उत्पन्न हो जाता। किसकी वजह से हो रहा है भाई, ये F जो खींच रहा है उसकी वजह से डोरी में T तनाव उत्पन्न हो रहा है। बहुत पेशेंस के साथ में भैया इस पूरे सेशन को देखेंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें छुपी हुई हैं जो जब क्वेश्चंस करते हैं तभी दिक्कत पैदा करती है। पहले से नहीं, पहले से देख के लगता है अरे अरे तो सिंपल, तो ये फोर्स लगा रहे, टेंशन लगा रहे, इन दोनों के बीच में टेंशन खत्म। भाई यही बात का तो टेंशन है कि जब एग्जाम टाइम में जाता है ना, तो इसमें वो जो छोटे छोटे कॉमा लेकिन किंतु परंतु है ना, वो बहुत सारी डिफरेंसेस क्रिएट करती है और हम आंसर गलत कराते हैं।
इसलिए बड़े आराम से, बड़े पेशेंस के साथ एक बार टाइम देना है और हमेशा हमेशा के लिए टॉपिक पुख्ता हो जाएगा। सिर्फ एक बार टाइम मांग रहा हूं मैं कि भाई एक बार बस टाइम दे दो इसको पेशेंस के साथ में और इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ये हमेशा हमेशा के लिए टॉपिक खत्म। ठीक है, चलिए 11th क्लास के लिए माना भी जाता है इसको कि भैया जिस बच्चे को ये टॉपिक आ रहा है 11th फिजिक्स में, मतलब वो शार्प बच्चा है, क्योंकि मालूम है इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन करने की बात नहीं है, इसमें ये जो ब्रेन है ना, इसकी भी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती है। भाई बहुत तेज सोचना, काम करना शुरू कर देता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये, है ना। आइए, टी उत्पन्न हुआ तथा संपूर्ण डोरी में तनाव टी ही रहेगा। यही तो मैं कह रहा था, ये जो खींच रहा है M1 M2 यहीं पर स्थिर है, इसके कारण यहां पर क्या हुआ, टी टेंशन उत्पन्न हुआ, और जो टेंशन M1 और M2 के म्यूचुअली लगाई जा रही है इस डोरी पर, ये पूरी डोरी तनाव जो महसूस कर रहा है वो टी टेंशन ही है। यह बताता है कि बी पर खिंचाव बल कितना है, टी। जो इतना डोरी के ऊपर आपने फोर्स लगाया वही ना, आपको समझ पा रहे हैं क्या? आपको थोड़ा सा महसूस वैसा होगा कि फोर्स को भी कैरी किया जा सकता है, बल को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी किया जा सकता है, और कैरी करने वाला कैरियर कौन है? तो कैरियर है भैया ये टेंशन डोरी। कितना कैरी करेगा? तो टी से डिनोट करेंगे जो बल कैरी करेगा। तो मेरे द्वारा लगाया गया बल का जो टी पार्ट है, इसको लेकर के पहुंच गया वो M2 पर और कहेगा कि भैया मेरे को कोई बाहर से खींच रहा, अब तुम भी आओ मेरे साथ, तो ये टी के कारण M2 को खींच ले जाएगा। मतलब यह बताता है कि बी पर खिंचाव बल टी है तथा ए पर प्रतिक्रिया खिंचाव बल भी टी है। क्लियर सी बात है। अगर इन्होंने कहा कि भैया, डोरी ने कहा M2 से कि भैया आप चलो टी टेंशन के साथ, तो M2 भी तो कहेगा ऐसा नहीं होता, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार अगर तुम मुझे टी टेंशन दोगे तो मैं भी ए को टी टेंशन दूंगा, मतलब इन दोनों के बीच का टेंशन टी, यानी M2 भी M1 के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो टी टेंशन होगा। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु रेखा चित्र, मुक्त वस्तु रेखा चित्र हम जरा बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं इसके लिए। हम समझते हैं कि FBD जो मैं कह रहा था ये है क्या। तो FBD के लिए इसको भी मैं रख लेता हूं, है ना, ताकि आपको इजीली समझ में भी आता रहे, कंपैरेटिव स्टडी हो सके। ये मेरा M2 है और यहां पर मेरा क्या है, M1 है। इसको F4 से खींचा गया तो इसके द्वारा, है ना, यहां पर टेंशन टेंशन टी, और ये भी इसके ऊपर रिप्लाई करेगा, मतलब दोनों की तरफ से टी दिख रहा है। ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ए। अब दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम का समझ रहे हैं क्या? फ्री, मुक्त, उसको दूसरे से मतलब ही नहीं कि दूसरा वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आइए एक एक करके समझाता हूं मैं सबसे पहले किस पे खड़ा हूं भाई? मैं खड़ा हूं ए पर। ये बी को भूल जाइए, ए की बात कीजिए, इतना इतना इसको ढक दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? तो इसको ढकने के बाद आपको दिख रहा है कि F फोर्स लग रहा है, पीछे टेंशन लग रहा है ना। तो भैया लो, इसको हमने ढक दिया, तो जो ए पर दिख रहा है उसको बना दीजिए। लीजिए, हम बनाते हैं ए को। अच्छा, ऐसा ही काम कर लूं, ए को एक ही जगह पे ही बनाता हूं ताकि आपको देखना आसान लगे। ये ए हो गया, है ना, ये ऑब्जेक्ट ए है। इसके ऊपर आपको इधर में दिख रहा है भैया F फोर्स लग रहा है, लेकिन साथ ही आपको इधर में दिख रहा होगा इसके ऊपर टी टेंशन लग रहा है। लग गया? अच्छा, अब क्या काम करना है भाई? तो अब इसके ऊपर दो और बातें ध्यान में रखनी है। हमेशा कभी भी ऑब्जेक्ट आए तो ये दो बातें बिल्कुल फिक्स है, आपको कहीं नहीं जाएगी, आपको ये ध्यान में रखनी है। क्या है भाई वो दो बातें? तो एक बात तो ये कि इसके ऊपर नीचे की दिशा में लगेगा इसका वेट mg। अब तो क्लियर होगा ना, पिछले सेशन में हमने बात करी कि कोई भी वस्तु है उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है g, तो मुझे पता है गुरुत्वीय बल कितना होगा, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब मैं कहता हूं गुरुत्वीय बल कितना होगा, तो गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान कितना m, गुरुत्वीय त्वरण कितना g, गुरुत्वीय बल को F, या इसी को लिखता हूं क्या, वेट। तो इसका वेट mg नीचे की तरफ हमेशा कार्यरत होगा। कोई भी वस्तु हो उस पे mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा। तो जब mg नीचे लगेगा तो कोई ना कोई इसको रोकने वाला भी होगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स R। इस ऑब्जेक्ट को बीच में लिख लो, या ऑब्जेक्ट E। रिएक्शन का मतलब समझा देता हूं, ये एक्शन है mg, तो ये होगा रिएक्शन। जैसे एक बात समझिए, हम अभी धरातल पे खड़े हैं, है ना, हम
ऐसा कुछ खड़े हैं भाई जमीन पे। अब जब हम जमीन पे खड़े हैं तो हमारा पूरा वेट हमारे लेग्स के ऊपर है, लेग्स ही तो हमें बैलेंस कर रही है ना। तो हम इस सतह के माध्यम से सतह के नीचे की तरफ ये क्या लग रहा है, mg बल लग रहा है नीचे की तरफ, मतलब पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल से हमको नीचे की तरफ खींच रही। लेकिन हम धरातल के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा करके ऊपर की तरफ टंगे होते। हमारे पैरों पे जो बल महसूस हो रहा है हमारे वजन के कारण, वो क्या है भाई, वो रिएक्शन फोर्स है। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे कहता हूं कि एक टेबल के ऊपर ये एक बुक रखी हुई है, तो इस बुक की नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगी, तो ये बुक भी टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा रिएक्शन, और ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगे तभी वस्तु स्थिर होगी। नहीं तो मैं आपको इसी का अगला वर्जन सिखाऊं कि मैं ऐसी सतह पे हूं, बिल्कुल कैसा दलदल सा सतह है या पानी से, मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हो गया, तो क्या लगता है आपको कि हम यहां पे पानी के उस सतह के ऊपर खड़े रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कारण क्या है, यहां से mg मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है और मैं चाह रहा हूं क्या, रिएक्शन फोर्स ऊपर लगाना, लेकिन मुझे पता है ये सतह पे, ये सतह ठोस नहीं है, ये लिक्विड है, द्रव है, जल के ऊपर खड़े हैं। तो mg का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, रिएक्शन कैसा है, कम है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं किधर की तरफ जाऊंगा, तो मैं mg माइनस आर इज इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूं कि फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट मुझे मिलेगा वो मिलेगा किधर, mg माइनस आर। ma मतलब क्या, मैं गति कर जाऊंगा भाई, मैं नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाऊंगा a त्वरण के साथ में। मैं नीचे क्या करने लग गया, गति करने लग गया, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि पानी की सतह पे आप जब रहेंगे तो पानी की सतह पे ऐसे खड़े तो रह नहीं सकते, क्योंकि आप वहां पर रिएक्शन नहीं लगा पा रहे। ये रिएक्शन है क्या, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। यह एक्शन है mg, तो r क्या है, रिएक्शन है। mg अगर क्रिया है तो r जो है प्रतिक्रिया बल है। अब हमेशा हमेशा के लिए इसको फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा हमेशा ही क्या किया जाएगा, नीचे की तरफ एक बल लगाया ही जाएगा। अगर द्रव्यमान है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और उसका क्या होगा भाई, तो उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। फिनिश। अच्छा लो भैया कर लो बात, तो हो गई ना, एफबीडी बन गई ना एक ही। तो एक ही अगर एफबीडी बन गई तो क्या क्या कंडीशन आई, क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं आप, तो यहां से लिख सकते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट यहां से आप लिख सकते हैं क्या कि भाई ये जो R दिख रहा है आपको, ये बराबर होगा किसके, mg के। ये जो R है किसके बराबर होगा, mg के। सिमिलरली अगर मैं इसको 1, जैसे m1 इसका नाम था, तो इसको m1 कर देता हूं, मतलब m1g कर लेता हूं और r1 कह देता हूं, इसको r1 कह देता हूं, इसको m1g, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट A जो था इसका मास हमने इंडिकेट किया हुआ है यहां पर m1 से, इसलिए। ठीक, अब इसके बाद दूसरी वैल्यू भाई, तो अगर मान लीजिए एक कंडीशन, मैं इसको मिटा करके फिर दोबारा भी बनाऊंगा, F इज इक्वल्स टू टी हो गया। क्या हो गया, F इक्वल्स टू टी। ये लगने वाला बल इस टेंशन के बराबर, तो इसमें गति नहीं होगी। ये वस्तु किस में रखी है, वस्तु विराम में है। वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में। ठीक, किंतु अगर यहीं पर मैं ये कह दूं आपसे कि ना भैया ये जो है ये लगाए गए बल की दिशा में A त्वरण भी दे रही है, मतलब ये जो F बल है ये लगा करके m1 को अपनी दिशा में ले जा रहा है। किसकी दिशा में, A की दिशा में। कारण क्या है दिशा का, तो त्वरण और बल, जिस दिशा में बल होगी त्वरण उसी दिशा में होगा। आपने इसको पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ में कि लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तथा जो इसका विस्थापन होगा वो लगाए गए बल की दिशा में होता है। तो लगाए गए बल की दिशा, तो यहां पर हम गति की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात आपको सिर्फ समझा दी कि F बराबर T होगा तो वस्तु विराम में होगा, किंतु वस्तु चल रहा है। कितना चलेगा भैया, एक बात बताओ। तो अगर इसके लिए मुझे लिखना हो इक्वेशन, तो मैं कहता हूं F से मैं खींच रहा हूं और T से मुझे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। अगेन F से मैं इसको दाहिने ले जा रहा हूं, T मेरे को पीछे खींच रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो टोटल प्रभावी बल कैसे निकालते हैं भाई, तो आप कहते हैं F बल मैंने लगाया, T बल इसको क्या कर रहा है भाई, तो T बल इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो माइनस क्या हो गया भाई, माइनस टी। माइनस टी क्यों कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, T जो है F को पीछे की तरफ खींच रहा है, टेंशन पीछे की तरफ खींच रहा है भाई,
तो F माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma। यही मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि जो लगाया गया बल है यही पूरा का पूरा ये टेंशन में तब्दील नहीं हो जाएगा, और ना ही ये होगा कि ये लगाया गया बल इस पूरे द्रव्यमान को लेकर के आगे बढ़ जाएगा, नहीं। इस बल के जिम्मे पर इस ऑब्जेक्ट ए को खींचना है तो साथ ही साथ बी को भी खींचना है, तो मतलब ए कुछ ना कुछ बल तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना बी के लिए भी। तो ए के ऊपर प्रभावी बल कितना हो गया, तो मैंने कहा जितना ए ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा ही बोलूंगा, ए ने जितना रिजेक्ट कर दिया पीछे के लिए कितना, तो एफ माइनस टी लगाया गया बल माइनस इस टेंशन को कर दीजिए, तो ए ने यूटिलाइज किया, और टी क्या है, टी रिजेक्टेड बल है, टी को पास कर दिया बी के लिए, तो टी चला गया, इस वजह से माइनस कर दिया एम ए। ठीक है, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट ए का फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, बी का बनाइए, ये हो गया भैया ए का, इसमें बी का कोई रोल नहीं है, बी को कहीं से कहीं तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने, फ्री बॉडी डायग्राम है ना, अकेले अकेले के काम होना है। अब बी की बात करता हूं, देखिएगा भाई ये दो बॉडी के लिए, अभी हम तीन बॉडीज के लिए बात करेंगे। ये बी है और इसका मास है m2, इसके ऊपर सेम काम क्या करना है, तो आपके द्वारा देखा गया है कि इस पे जो बल लग रहा है वो कौन लग रहा है, टेंशन T। इस पे तो बल F था, इस पे क्या लग रहा है, T लग रहा है। अच्छा, T इस पे लग रहा है, लेकिन इसको पीछे की तरफ कोई रोकने वाला है क्या, नहीं है, तो T के पीछे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये दो बातें तो आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि नीचे mg और ऊपर r, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, और mg को भी mg m2g कर देता हूं, इसको r2 कह लेता हूं, इसमें तो कुछ चेंजेस करना नहीं था आपको। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर r2, तो ये फिक्स है भैया, वो m2g है ना, r mg के बराबर होता है, इसको तो याद ही रख लेते हैं। आगे टेंशन किसके बराबर होगा, तो इस टेंशन के पास सिर्फ एक ही काम है कि इस m2 को सेम त्वरण a से चलाए। क्यों त्वरण सेम भाई, ऐसा थोड़ी होगा कि ट्रेन का इंजन अलग त्वरण से चल रहा है और पीछे वाले डब्बे जो है उनका त्वरण अलग हो जाए। भाई मोमेंटम अलग अलग हो सकता है, त्वरण नहीं, क्योंकि हो सकता है अलग अलग डब्बों का क्या है, मास अलग अलग है तो उनका मोमेंटम अलग हो जाए, लेकिन सभी डब्बे एक ही त्वरण के साथ में चलेंगे ना, एक साथ ही चलेंगे ना, एक साथ ही रुकेंगे ना, तो त्वरण सबका कैसा दिखने वाला है, सेम। तो दो ही ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का त्वरण कितना होगा, सेम। ये F अगर A वेलोसिटी A एक्सीलरेशन से खींच रहा है तो ये दोनों ही साथ में जाएंगे, तो M2 के पास तो कुछ पीछे भेजने के लिए है नहीं, मतलब ये पूरा T जिम्मेदारी रखता है किसके लिए, तो ये जिम्मेदारी रखता है कि A एक्सीलरेशन से M2 मास को ले चलूं, क्या है, तो ये हो गया मेरा टेंशन, मतलब अल्टीमेटली क्या है, फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये अल्टीमेटली लिखूं तो ये तनाव बल है, तो मास कितना m2 और एक्सीलरेशन कितना, तो a, तो टेंशन कितना हो गया m2a। ठीक, और एक बात, पिछली क्लास से हमने इस बात को समझा है ना, क्या त्वरण जो होता है, अगर कहीं पर भी लिखना हो आपको, बल बराबर क्या होगा भाई, अगर मैं कुल बल की बात करता हूं, टोटल बल, तो कुल बल बराबर सीधे सिंपल सी बात है क्या भाई, तो कुल द्रव्यमान, ये पिछले सेशन में देख लिया था बट अगेन मैं यहां पर भी रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पीछे जाना ना पड़े दोबारा, कुल द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब आपसे मांगता हूं सिर्फ त्वरण बताइए, तो त्वरण बराबर आप क्या लिखिएगा, कुल बल बटा में कुल द्रव्यमान, कुल बल बटा में कुल द्रव्यमान। मतलब क्या समझ गए भाई, तो मतलब सीधा सिंपल सा है, कुल बल मतलब फोर्स और कुल द्रव्यमान मतलब जितने द्रव्यमान हो, कौन, m1 m2, यहां पर m1 और m2 था तो m1 और m2 लिख दिया, मतलब a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, f इक्वल्स टू f अपॉन m1 प्लस m2, f अपॉन m1 प्लस m2, सीधा सिंपल, कुल त्वरण जो होगा बल बटा में कुल द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ये जो a लिख रहे हैं अल्टीमेटली क्या है, f अपॉन m1 प्लस m2 है। f कौन, ये जो बाह्य जो बल लगाया गया जिससे इसको खींचा जा रहा। आसान था क्या, बहुत इजी लगा ना, लेकिन जब आप इसको है ना स्किप कर देंगे यही सोच करके यार आसान है छोड़ देते ना, देखा जाएगा एग्जाम टाइम में, तब ये टफ हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया एक एक लाइन देख लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आने देंगे, बहुत आसान होता है ये। और बोल ही रहा हूं मैं कि भैया अपने आप को बताना है ना टीचर्स के सामने
कि हमको आता है, तो ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। ये अगर आपको बनना शुरू हो गया तो बिल्कुल आपको आता है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि मैं बढ़ने वाला हूं आगे की तरफ। हम कुछ और भी बातें डिस्कस करेंगे इसमें। क्या हम अब डिस्कस करेंगे 3 वस्तुओं के लिए। मैंने बोला 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए कराऊंगा। 3 वस्तुओं के लिए। तो अब देखिए भाई, बिल्कुल सिंपल शॉर्टेड सा आपको एफबीडी सिखा देता हूं मैं। क्या होगा, यहां पर आपको दिख रहा है 3 डब्बों की ट्रेन हो गई भाई, है ना। कौन सी? तो एफ फोर्स लग रहा है किस पर? M3 पर, मतलब C पर, और A एक्सीलरेशन से सभी चल रही है। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ये इंजन, ये डब्बा, ये क्या करा भाई? M3 फोर्स लगाया, इसको एक डोरी से बांध रखा है T2 से। ठीक है, T2 क्या है भाई? टेंशन है किस पे? ये पहली वाली डोरी पे, जिसे BC बंधा हुआ है। इसके बाद M2 से कौन है भाई? M1 कनेक्टेड है, और एक डोरी यहां पर भी है जहां टेंशन क्या लग रहा है? T1 लग रहा है। मासेस को अपन इधर से ले लिया M1, M2, M3। ठीक है, क्या होगा? तो भाई सीधी सिंपल सी बात, देखिए ये एफबीडी देखने से पहले मैं आपको सिंपली यहीं से सिखाता हूं, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। एफ फोर्स लगा, किसके ऊपर लगा भैया? M3 के ऊपर। तो M3 अकेला है क्या? नहीं। तो इसको टेंशन पास करना पड़ेगा। किसके लिए पास करना पड़ेगा? ताकि वो M2 और M1 को खींच सके। मतलब M3 अपना चलेगा, लेकिन इन दोनों के लिए एक टेंशन, एक फोर्स पास कर देगा। यानी दिया गया कुल बल खुद ही नहीं रख लेगा, कुछ बल को आगे भी ट्रांसफर कर देगा। अब भैया पहुंचा M2 के पास में क्या हुआ? तो इसको तो खुद ही T2 ने खींचा था, लेकिन इसको पता है इसके पीछे और जिम्मेदारी है, A है, पीछे एक M1 है। तो M1 के लिए ये भी कुछ बल छोड़ देगा, जिसको क्या कहूंगा मैं? T1 बल कहूंगा। तो मतलब क्या? A को खींचने वाला अकेला कौन होगा? T1। यानी अगर इसका एफबीडी बनाए तो इसका एफबीडी बनाने, M3 का एफडीवी बनाने के लिए क्या करना होगा भाई? तो M3 का एफबीडी अगर आप बनाएंगे तो आपको पता है F इधर लगेगा, T2 इधर लगेगा, R ऊपर और Mg नीचे। लेकिन एक बात आपको समझाता हूं, आपको जब भी एफबीडी बनाना होता है हमेशा उस पे से बनाइए जिस पे कम ब्रांचेस हो, मतलब जो सबसे आखिरी में आता हो उसी के सबसे कम ब्रांचेस होंगे। कौन है भैया? A। अगर मैं A पर बनाता हूं, देखिए मैं यहां पर बनाता हूं, यहां पर रखा भी हुआ है। अगर सिर्फ A पर, तो जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए भाई। A पर अगर मैं बनाऊंगा, इसके ऊपर F फोर्स इधर में लग रहा है, A एक्सीलरेशन हो ही रहा है। अब वो विराम की स्थिति कभी बनाएंगे नहीं, एक्सीलरेशन होगा ही होगा भाई, त्वरण हो ही रहा है। ये इधर F फोर्स लग रहा है A पर, तो ये अल्टीमेटली ये F फोर्स हमारे पास में तो नहीं आ पाएगा। क्या आ पाएगा? ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा, क्योंकि F फोर्स किस पे लग रहा है? C पर। तो यहां पर मुझे जो फोर्स लग रहा है, देखिए ये कौन है? T1। पीछे कुछ नहीं लग रहा, नीचे ये तो कंपलसरी है ना, Mg, और ऊपर में R। इसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक और काम कर लेता हूं मैं, त्वरण को अलग से कैलकुलेट करके ऊपर ही रख लेता हूं। त्वरण क्या होगा? अभी आपको सिखाया, त्वरण बराबर लगाया गया बल बटा में कुल द्रव्यमान। कितने द्रव्यमान है भैया आपके पास? M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, कितना? M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, अब देखिए R ऊपर की तरफ, Mg नीचे की तरफ, T1 टेंशन लग रहा है, हो गया ना, इसका काम खत्म। क्या क्या लिख लेंगे? तो आप सिंपली लिख लेंगे T1 जो फोर्स आया है, T1 अल्टीमेटली फोर्स, ये टेंशन फोर्स, इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? इस M1 को लेकर के चल देना। तो M1 को लेकर के चलेगा, कितने से चलेगा? जो A एक्सीलरेशन है उससे। मतलब T1 कितना आ गया? M1A। T1 आ गया M1A, और R कितना आएगा? तो इसका 1 है, तो M1G। कितना आ जाएगा? M1G। ठीक है, अब यहां से देखिए R1 कितना है? M1G। T1 कितना है? M1A। और A कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, इसलिए इसको ऊपर रख दिया। A का तो समझ में आ गया। अब चलता हूं मैं B पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा भाई। मैं बढ़ता हूं B पर। आइए B को देखते हैं। B की जब मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा देखिए, B ही जो है, ये 3 जब बॉडी डायग्राम, 3 जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तब B का ही मेन केस आ रहा है। क्योंकि A और C तो आपको अभी समझाया, 2 वाले में जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा यहां पर भी। इसमें थोड़ी सी बात समझेंगे। ये जो है T2 फोर्स है, ऐसा नहीं, T2 फोर्स क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है, और इसके पीछे साइड में T1 फोर्स इसको क्या कर रहा है भाई? इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि T1 इसको पास करना है किसके पास? M1 के पास। ये खुद कौन है भैया? ये है M2। नीचे की तरफ इसके ऊपर कार्यरत होगा वो हो जाएगा M2G। ऊपर की तरफ जो कार्यरत होगा वो R। ये R और M2G ये तो फिक्स है, ये तो हर जगह लगना ही लगना है ना, तो इसमें तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। अब क्या करें भाई? तो अब एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए।
तो सिंपल लिखते हैं भाई, क्या है T2 और T1। देखिए एक और चीज अगर आपके दिमाग में आ रही हो कि किसकी लिए इक्वेशन लिखते हैं, ये R और T के बीच में क्यों नहीं रिलेशन बता रहा हूं, क्यों T1 और M2G के बीच में क्यों नहीं बता रहे भाई। देखिए ना, फोर्सेस के लिए हमने यही तो समझा है ना, ये बहुत बेसिक सी बात हो गई कि भाई T2 फोर्स अगर इधर की तरफ लग रहा है तो इसका अपोजिट है ना, जो बैलेंसिंग फोर्सेस होती है हम उनकी ही बात करते हैं, जो दो अपोजिट डायरेक्शन में हम उनकी ही बात करें। इंक्लाइंड प्लेन पे हम अभी आगे आएंगे तब हम बात करेंगे। आइए, क्या कह रहा था मैं कह रहा था इनके लिए इक्वेशन लिखना है, तो R2 के लिए इक्वेशन लिखवाइए मुझे। R2 के लिए जब आप इक्वेशन लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको R2 लिख लो, R2 इज इक्वल्स टू M2G। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, मेन कार्यक्रम किसमें भाई, इस टेंशन में। तो टेंशन का क्या है सीन, ये कहता है कि T2 इसके ऊपर लग रहा है और T1 इसको पीछे खींच रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो M2 ऑब्जेक्ट है, ये M2 ऑब्जेक्ट A एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है। फिर से समझिए, T2 इसको इधर खींच रहा है, T1 इसको पीछे खींच रहा है, तो T2 माइनस T1। ऑब्जेक्ट कौन, M2। एक्सीलरेशन कितना, तो A एक्सीलरेशन के साथ में ये चल रहा है, तो M2 टाइम्स ऑफ A। सिंपल। अब क्या कर दूंगा मैं, तो अब बहुत विशेष कुछ नहीं करना, अब मुझे T2 के बारे में यहां से पता करना था, क्योंकि T1 के बारे में यहां पता चल चुका है। तो T2 यहां से निकालना, क्या लिखूंगा, तो मैं लिख देता हूं M2A, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा प्लस T1। M2A, T1 को इधर लाएंगे प्लस T1। अच्छा, T1 आपको पता है क्या कितना है, तो आप कहेंगे हाँ भाई T1 हमें पता है कितना है T1, तो T1 हमने फर्स्ट केस में अभी निकाला, तो M2A प्लस T1 की जगह पे मैं लिख दूं क्या, M1A, ठीक है, M1A, अर्थात T2 की जो वैल्यू मिल गई, A को कर लीजिए कॉमन, M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2 लिख लीजिए, चलेगा। जनरली ऐसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। अच्छा, एक बात समझ में आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता भाई, ये T2 जो है यहां पे जो लग रहा है, इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स लगेंगे, जैसे मान लीजिए M1 है, तो ये T2 की जिम्मेदारी है कि M1 को भी मुझे खींच के लाना, मतलब इन दोनों का मास है सम करके इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, एक बात बताइए, ये M1 M2 था तो मैं और पीछे की तरफ नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं अगर कहता हूं पीछे यहां पर 4 ऑब्जेक्ट्स और होते, ठीक है, पीछे में 4 ऑब्जेक्ट्स और होते, जैसे यहां पे M1 दिया है तो पीछे में 4 ऑब्जेक्ट्स और होते, तो उनको लिए क्या कहते, आप कहते M1 प्लस M2 प्लस मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द थर्ड, मास ऑफ द फोर्थ। चारों ऑब्जेक्ट के जो मासेस है उन सबको इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते इनटू ए, और ए में फिर से क्या हो जाता है, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 M4 M5 M6 M8, ठीक। मतलब कुल मिला के क्या, कुछ नहीं करना भाई, नंबर ऑफ मासेस अगर इस ट्रेन के पीछे में जुड़ती चली जाएंगी तो एक्सीलरेशन में उठा करके इसको बढ़ाते जाइएगा, M4 M5, ठीक। और ठीक इसी तरीके से जब सेकंड वाले, मतलब इंजन के जस्ट बाद सेकंड वाले की बात करेंगे, तो इसके पीछे जितने लोग होंगे सबको जोड़ दीजिए, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 टाइम्स ऑफ A, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जब आप रहेंगे कहां पे, दूसरे वाले केस पे, मैं एक काम करता हूं, मैं इधर में एक केस बनाई देता हूं, सिंपल सा एक केस, बहुत ही इजी हो जाए, जिसके जरिए देखिए, हमारे पास में 1 2 3 4 5 हो गए। अब ठीक है, मैं उल्टा थोड़ा सा नेमिंग करूंगा ताकि 1 2 3 4 5 लिख सकूं, है ना। चलिए, तो ये F लिख दिया, मतलब F फोर्सेस पे लग गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, मतलब M1 लिख लेता हूं, इसको M2 लिख लेता हूं, दिस इज M3, दिस इज M4, दिस इज M5। अगर मैं आपसे पूछता हूं सिंपली, यहां पर जो डोरी है ना, यहां पर भी डोरी होगी, यहां पर भी एक डोरी होगी, यहां पर भी एक डोरी मतलब समझे भैया, मीटो नहीं, डोरी मतलब समझ रहे, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग, जो फोर्स ट्रांसफर कराएगा एक जगह से दूसरी जगह। अल्टीमेटली मैं इसको नेमिंग कर देता हूं भैया T1, इसको मैं नेमिंग करता हूं T2, इसको मैं नेमिंग करता हूं T3, इसको मैं नेमिंग करता हूं T4। T4 की जब आप बात करेंगे तो T4 कितना हो जाएगा, सिंपली ना M5, ठीक है, M5 टाइम्स ऑफ A, खत्म, इसका काम खत्म हो गया। T3 की बात कीजिए, T3,
तो T3 की जब आप बात करेंगे तो मैं यही आपको सिखाता हूं, कुछ नहीं करिए, M4 प्लस M5 टाइम्स ऑफ A। चलिए T2 की बात कीजिए, तो T2 की जब आप बात करेंगे इस T2 की, तो कुछ नहीं, M3 प्लस M4 प्लस M5 टाइम्स ऑफ A। चलिए आइए भैया T1 की बात कर लीजिए, तो T1 जब इसकी बात करेंगे तो 2 3 4 5 कितने पीछे है सबको रखिए, M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। मैं इसीलिए आपको इनिशियली कह रहा था कि बने रहिएगा पेशेंस के साथ, मैं ऐसी भी लाइन देने वाला हूं जिसके बाद से आपको इतना तामझाम करने की जरूरत है, बहुत सिंपल वे में आपका काम होता रहेगा। अब टेंशन समझ में आई, टेंशन की टेंशन छोड़ दो भाई, क्या पीछे जितना है सारी मासेस को जोड़ के ए कौन होगा, तो ए भैया जो आपने बल लगाया ये अपन में सारे मासेस जोड़ दो, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, हो गई बात खत्म। लीजिए कर दी ना मैंने, रहा आसान। आइए मुद्दे पे आते हैं, कल को 6 7 8 आएगा, रखते चले जाओ भैया, अब काहे का लफड़ा, बनाओ आप 20 डब्बों की ट्रेन, चलेगा अपने को। T2 समझ में आ गया, M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। अच्छा, अगर ये इतनी सी बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा भाई, तो अब सिंपली, है ना, सिंपली अगर यहां पर देखूं तो मुझे फाइनल रिजल्ट जो मिल गया, ठीक है, T2 की M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। थर्ड पे चलता हूं, मतलब किस पे चलूं, C पर चलता हूं, C की FVD समझा के ले आता हूं, ये दोनों आप टैली कर सकते हैं, C की FVD सिखाता हूं। और मेरे हिसाब से अब तक C की FVD मुझे सिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि आपको जो मेन रामबाण था वो मैं दे चुका हूं, अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं करा देता हूं भाई कि अगर थोड़ी सी भी डाउट बच गई हो तो वो खत्म हो जाए। इसको मैं कहता हूं भैया ये लगा रहा है F फोर्स, और ये इधर साइड में कितना लग रहा है, तो इस पे टेंशन लग रहा है T2, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ R। तो भैया mg को m3g कर देता हूं और ऊपर वाले को R3 कह देता हूं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, R3 इज इक्वल्स टू सीधे सीधे M3 टाइम्स ऑफ G। मेन कहानी कहां आती है, तो मेन कहानी आती है भैया अब आपको निकालना है F, क्योंकि इसमें टेंशन नहीं है ना, इसमें जब बात करते तो T2 और T1 ही चला था, इसमें तो वो अप्लाइड फोर्स है ना जिससे खींचा जा रहा है इसको, तो F माइनस T2। अच्छा वहां कहां जा रहा हूं मैं, यहीं पे हूं ना, ये F इधर लग रहा है, T2 अपोजिट लग रहा है, तो F माइनस T2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, तो विच इज इक्वल्स टू, सिंपली अगर मैं लिखता हूं तो भैया इसके पास में जो ये F फोर्स लगा रहा है ना, ये अल्टीमेटली किसको खींचने के लिए, तो ये लगा रहा है M3 ऑफ A, M3 को A सॉल्यूशन से चलाने के लिए। मैं कहता हूं F निकालिए, तो आप कहेंगे M3A प्लस T2 रखूंगा मैं कहता हूं आगे बढ़िए, तो आप कहेंगे भैया M3 टाइम्स ऑफ A प्लस T2 की जो वैल्यू आई है वो रख दूंगा, M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A, तो M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। अगर इसमें से भी A को कॉमन ले लूं तो अल्टीमेटली क्या बचा, F मेरा, तो F फाइनली मेरा बच गया M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स ऑफ A। ये देखिए, यही तो मैं आपको इधर सिखा रहा था, ये देखिए, बढ़ाते जाओ भैया, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है ये कनेक्टिंग बॉडीज के लिए टेंशन का पूरा इक्वेशन लिखना, क्योंकि ये सब कुछ कैसा चल रहा है, बिल्कुल 36 तल की बात हो रही है, 36 तल में चलेंगे तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, नो डाउट। इंक्लाइंड प्लेन में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, उसको भी बस एक बार आपको समझने की देरी है। शुरुआत में मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि स्टूडेंट्स इसको बहुत हल्के में लेकर के छोड़ देते, तभी दिक्कत करती, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आ गया भैया हमारे पास में, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग है उसके कंपैरिजन में जो मैंने भी आपको सिखाया, क्योंकि मैं इसी में एक कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दूंगा। मैं क्या कहता हूं कि 6 kg का एक ऑब्जेक्ट है ए तो है ही नहीं, मान लेता हूं x, और 4 kg का एक ऑब्जेक्ट है वो है y, और इसको एक डोरी की सहायता से जोड़ रखी है। डोरी कौन, ABC एक डोरी है, ये ABC एक डोरी है। डोरी का भी तो अपना वजन हो सकता है ना, मतलब यूं कहूं डोरी का अपना द्रव्यमान हो सकता है ना, क्यों हो सकता है भाई, अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो डोरी लाई कैसे करेगी, मतलब डोरी का द्रव्यमान होगा ही होगा। तो डोरी का द्रव्यमान मैंने मान लिया कितना है, 2 kg। अब ए जो है बिल्कुल पॉइंटेड है, कहां पर, ए जो पॉइंट है वो बिल्कुल एक्स से जुड़ा हुआ है, बी सी जो पॉइंट है बिल्कुल क्या कहते हैं वाई से जुड़ा है, और जो बी पॉइंट है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। मतलब अगर मैं इसको मिड पॉइंट कहता हूं तो AC का द्रव्यमान अगर 2 kg है तो AB का 1 kg और BC का 1 kg। अच्छा क्वेश्चन क्या करें ये तो पढ़ ले एक बार, देखिए
क्योंकि देखिए भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद यही होता है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पहले समझ में आने लगता है कि क्या कुछ पूछ रहे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ही दिमाग उसी पर क्लिक होता है। चलिए देखिए 6 kg तथा 4 kg के दो पिन जो घर्षण रहित तल पर रखे गए। घर्षण रहित का मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन अभी जस्ट आगे एक टॉपिक आने वाला है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दो सतह जहां पे घिसते हैं उनके बीच में लगाए गए बल के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसी को घर्षण कहते हैं, ठीक है। ये घर्षण रहित है, मतलब घर्षण हो ही नहीं रहा। 2 kg द्रव्यमान की डोरी से चित्रानुसार बंधे, यह डायग्राम है, इसके अनुसार बंधे हुए। यदि 6 kg पिंड पर 60 न्यूटन का नियत बल आरोपित किया जाए तो इस डोरी पर बिंदु ए, बी तथा सी बिंदुओं पर तनाव क्रमशः होगा। तो भैया सबसे पहली बात तो यह है कि इन सभी मतलब डोरी के ऊपर जो लग रहा है बल, इनको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपल सॉर्टेड सी बात, मैं दोनों की एफबीडी बना बना करके और कैलकुलेट कर देता हूं। क्या मैं कहूंगा, मैं ऐसा कहता हूं भाई कि इसका त्वरण, सबसे पहले तो त्वरण निकालता हूं। त्वरण कितना होगा, तो त्वरण मुझे पता है कि लगाया गया बल बटा में कुल द्रव्यमान, ये तो कॉमन निकलेगा ना भाई, क्योंकि ये सब में सेम रहेगा, तो मैं कॉमनली निकाल देता हूं। त्वरण एक्सीलरेशन, बल कितना 60 न्यूटन का, लगाया गया तो मतलब कुल द्रव्यमान कितना है, तो 4 kg का x है, डोरी है 2 kg की, और ये है दूसरा, सॉरी x 6 का था, y 4 का, मतलब कुल द्रव्यमान 4 2 6, मतलब 60 बटा में 12, 12 पंजे 60, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन इसमें हो रहा है। अब अपने को ए बी सी तीनों जगह पे निकालना है, तो सबसे पहले हम ए पर निकालते हैं। ए पर निकालने के लिए FBD ऑफ x, x का FBD बना दीजिए। चलिए इस पे 60 न्यूटन का इधर की दिशा में फोर्स लगा, इसको पीछे की तरफ जो टेंशन लगाना है T, यही टेंशन मुझे कहां मिलेगा, इस A पर मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ की अगर मैं बात करता हूं तो नीचे की तरफ इसके ऊपर कौन सा लगता है भैया, mg, और ऊपर की तरफ क्या लगता है, तो r। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अगर बराबर हो गए r और mg तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी r इज इक्वल्स टू क्या है, mg, अर्थात मैं लिखूं तो r माइनस mg विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो खत्म हो गई बात। अब क्या बचा भाई, मुझे निकालना है इस a के लिए, तो ए के पीछे की बॉडीज, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे मामले की, तो मामले की शुरुआत हमेशा ही की जाती है जिसके ऊपर कम बल लग रहा हो, मतलब जो सबसे लीस्ट डायग्राम्स के अंदर आता है, सबसे आखिरी में आता है। कौन आ रहा है, ये 4 kg वाला, यानी सबसे पहले यहां पर निकालूंगा मैं ये सी पर, वही टेंशन यहां पर लग रहा है, नीचे की तरफ mg कैंसिल आउट हो गया, पीछे की तरफ कोई बल लगना नहीं है, ये है 4 kg का, ठीक है, और एक्सीलरेशन इसमें वही होगा जो x में होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो ये जो टेंशन यहां पर जो 4 kg के पास में जो टेंशन आ रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो मुझे पता है कि इसका टेंशन इज इक्वल्स टू होता है सीधा m, ये जो भी है 4 kg का है ना, m a, m कितना भाई, तो 4 kg, m कितना 4 kg, a कितना भाई, तो a है 5, यानी ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी c पर कितना मिला, c पर बल या तनाव कह लीजिए 20 मीटर प्रति 20 न्यूटन, ये अल्टीमेटली कितना हो गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पॉइंट क्या भाई, तो अगला पॉइंट बढ़ता हूं बी पर। अब किस पे बढ़ूं, बी पर। बी पर की जब मैं बात करूंगा तो बी से पीछे ये 1 किलो ये है और ये 4 किलो ये है, तो यहां पर अगर टेंशन की बात करेंगे तो द्रव्यमान हमने कैसा लिखा था, हमने लिखा था मासेस को जोड़ दीजिए, तो मास जोड़ने का मतलब क्या हो गया, बीसी का मास, मास किसका, बीसी का, और फिर मास किसका, ये वाई ऑब्जेक्ट का। तो ये बीसी कितना भी है 2 kg है, और 2 kg में से बचा 1 kg, तो मैं बीसी का मास यहां से यहां तक के मास की बात करूंगा 1 kg, तो ये हो गया 1 प्लस जो वाई ऑब्जेक्ट है इसका कितना है भाई 4,
तो 5 किलो ये हो गया। भाई टेंशन आपको अभी अब सिखा चुका हूं कि भाई टेंशन में क्या कहते हैं, ऐड ही तो करते जाते हैं ना सीधे द्रव्यमानों को, जितना पीछे द्रव्यमानों सबको ऐड कीजिए। तो इन दोनों द्रव्यमानों को ऐड कर दिया इनटू एक्सीलरेशन कितना मिला था 5 का, मतलब 5 5 6 25 न्यूटन। और अगर अपन एक ही बात करते हैं यहां पर, है ना, तो ये कितना मिलेगा भाई मुझे, तो ये सिंपली मेरे को देखने को मिलेगा कि ए की भी बात कर लूं ए पर, तो ए पर जब मैं करूंगा तो भाई ए के लिए भी, है ना, टी अगर मैं लिखता हूं तो ये टेंशन यहां पर मिलेगा। क्या होगा भाई, तो ये सिंपली पीछे के मासेस को ऐड कर दीजिए, पीसेस के मासेस को ऐड करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 किलो का वो और 2 किलो की रस्सी 6, ठीक है, 4 की वो 2 की रस्सी 6 इनटू एक्सीलरेशन कितना, तो एक्सीलरेशन आया 5, तो 4 2 6 5 30, मतलब अल्टीमेटली कितना पहुंच गए 30 न्यूटन, ठीक है। तो मतलब सी पर 20, बीच में 25 और यहां पर 30। अब समझ में आया, 30 यहां से लगा तो दिया आपने, लेकिन रस्सी ने खर्च कर लिया कुछ और बचा हुआ पहुंचने दिया किसके पास, वाई के पास, ठीक है, कुछ रस्सी ने खर्च किया और बचा हुआ वाई के पास आने दिया, ठीक। तो अब इस डायग्राम से या फिर इस न्यूमेरिकल के साथ में आपको पहले पड़ गई होगी बात कि भैया किस तरीके से हमको इससे जुड़ी हुई क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते फिर हम आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं भाई कि अगर ये जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हो तब क्या होगा। ये रहा इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझे कि भाई यहां पर मैंने एक एंगल पे लिया हुआ ऑब्जेक्ट को, तब क्या हो रही होगी, कैसे चलेंगी, क्या कर सकते हैं। तो आइए जरा इसको मैं डायग्रामेटिकली पहले आपको एक बार बना करके समझाता हूं, फिर इसके बाद हम आते हैं यहां पर। देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है, तो ये हो गया हमारा क्षैतिज, और क्षैतिज के साथ में अब ये मैं बनाता हूं, एक काम करते हैं इसको बना लेते हैं भैया, है ना, ये हमारा क्षैतिज तल हो गया। इस तल के साथ में एक सरफेस कैसा है, तो एक सरफेस है ऐसा इंक्लाइंड, एक सरफेस है जो कि इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब, तो भैया ये देखिए, तो क्षैतिज के साथ में यहां पर ये थीटा कोण बना रही है, क्षैतिज के साथ में क्या कर रही है, थीटा कोण बना रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई, अब यहां पर मुझे रखना एक ऑब्जेक्ट को, यहां रख देता हूं मैं एक ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस होगी, क्या क्या चीजें चल रही। तो बहुत आसानी से अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको एक बात तो क्लियर है कि यहां पर ये नीचे की दिशा में बिल्कुल कैसा, इस क्षैतिज तल के बिल्कुल लंबवत एक बल कार्यरत होगा, जिसको आप कहेंगे क्या, इसको कहेंगे आप mg। mg थोड़ी किसी जगह पे इंक्लाइंड हो जाएगी भाई, mg हमेशा पृथ्वी की केंद्र की तरफ लगती है, वो हमेशा नीचे ही लगेगी, चाहे ऑब्जेक्ट यहां हो या ऑब्जेक्ट यहां पर हो। mg हमेशा किधर, नीचे, mg हमेशा किधर, नीचे। यहां पर भी ऑब्जेक्ट होगा तो mg हमेशा किधर, नीचे। mg में कोई चेंजेस नहीं, mg हमेशा ही नीचे की तरफ लगेगी, यानी ऐसा भी कह सकता हूं मैं, हमेशा क्षैतिज के लंबवत ही आपको देखने को मिलने वाली है। ये हो गया आपका mg। अब mg यहां हो गया, लेकिन मुद्दे की बात है, समझने की बात यह है कि भाई ये mg आपने कह दिया, लेकिन जो रिएक्शन होगा जिसके कारण ये इस प्लेन पर रुकी हुई है, वो रिएक्शन फोर्स लगेगा कहां, इस तल पे। तो जो रिएक्शन फोर्स है वो इस तल के हमेशा कैसा हो जाएगा, लंबवत। ध्यान से देखिए, ये कैसा है, तल के लंबवत। मतलब ये कि अगर इसको इस सतह पर रिटेंड करना है तो इसको बल कहां लगाना पड़ेगा, इसको बल लगाना पड़ेगा यहां पे। मतलब रिएक्शन हमेशा क्या होगा, हमेशा इस तल के लंबवत होगा। अगेन रिपीट करता हूं, रिएक्शन फोर्स हमेशा ही जो तल है, जिस तल पे लगा है उस तल के लंबवत होगा।
ये जो लाइन बना है, ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ये क्या है? ये मेरे तल के देखिए लंबवत है, ये तल के लंबवत है। और mg हमेशा किसके लंबवत होगा? क्षैतिज के, धरातल के लंबवत हमेशा होगा mg। ये दो बातें अगर ध्यान में रह गई तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एक बात देखिए, अगर mg यहां पर लग रहा है और रिएक्शन ऊपर लग गया तो भाई इनके कुछ ना कुछ पोर्शंस ऐसे बनेंगे। देखिए जैसे अगर मैं mg की सिर्फ बात करूं तो mg जो बल है, इसके एक कंपोनेंट बनेगा जो सीधे आर के विपरीत होगा। और ये हमारे मतलब यहां पे जो एंगल फॉर्म कर रही है, ये एंगल किसके बराबर होता है भाई? ये एंगल उसी थीटा, ये जो थीटा इसी के बराबर होता है। तो ये अब कितना होगा? ये mg का दो कंपोनेंट हम देख पा रहे हैं, एक कंपोनेंट इधर दिख रहा है और एक कंपोनेंट इधर दिख रही है। भाई जब कभी भी आपने पाया है कि कोई बल किसी कोण पर लगता है तो उसका क्या होता है भाई? तो उसके जो भी लंबवत कंपोनेंट्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। कैसे? जैसे देखिए ना, एक ऐसा होता तो आप ऐसे ब्रेक करते थे, है ना? ये अगर इसी तरीके से मेरे पास इधर की डायरेक्शन में होगी तो ये हम ब्रेक करते थे। अब आज के समय में क्या हो गया? तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, तो मैं ब्रेक करूंगा, ये मेरा ब्रेक होगा। अल्टीमेटली अगर सभी में बात करूं तो ये जो बीच में आ रहा है ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। ये जो है हमारा अगर थीटा है तो ये कॉस होगा, मतलब आर कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। यहां पे जो एंगल बना है कितना? 90 डिग्री। मतलब ये जो है ये है कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा नहीं होते हुए कहीं पर ये जो है ये थीटा है तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये हमें पता है कि रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आएगा। तो ये रहा mg क्या है भाई? बल है ना, ऐसा भी नहीं घबराएंगे। ये mg क्या? अल्टीमेटली बल है। बल है मतलब सदिश राशि है ये। तो इसका एक कंपोनेंट ये जो बनेगा ये हो जाएगा मेरा mg cos थीटा, और ये जो दिख रहा है आपको ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा। अब अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसी दिशा में है ना, इसी दिशा में क्या हो रहा है? इसी दिशा में ए त्वरण के साथ में आगे भी बढ़ रहा है। इंक्लाइंड प्लेन पे है तो ये नीचे भी गिर रहा है, किससे? ए एक्सीलरेशन के साथ। ठीक है, तो मतलब समझ में आता है कि यहां पर क्या चल रहा है भाई। तो यहां पर सिंपली मैं कह लूं कि इसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं अगर लिखता हूं, ठीक है, इसकी हेडिंग भी पुटअप कर देते हैं भाई, है ना। आनत तल का FBD है ना, आनत तल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब समझिएगा क्या कहूं मैं अब इसकी इक्वेशन लिखता हूं। देखिए आपके सामने एक ये पॉइंट है, इसी पॉइंट की इक्वेशन लिखनी, क्या क्या चीजें हो रही है यहां पर। तो आपको एक तो पहली बात दिख रहा होगा, क्या? R जो है वो हो चुका है अब mg cos थीटा। अब से पहले आपका R सिर्फ mg के बराबर था। इधर साइड में बना लूं क्या, ताकि आप इसको कंपेयर करते रहे तो समझ में आता रहे। ये आपका mg होता था, ऊपर R आप लिखते थे। इधर साइड में हमने जो फोर्स लगाया, इधर ही साइड में क्या हो गया? तो इधर ही साइड में अगर एक्सेलरेशन हो गया तो इसके लिए आप लिखते थे R इक्वल्स टू mg और F इक्वल्स टू लिखते थे आप ma, है ना। अगर T टेंशन पीछे होता था तो भैया क्या लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी कि F माइनस T इज इक्वल्स टू ma। अब मैं यहां पर देखिए क्या लिख रहा हूं, R इक्वल्स टू mg cos थीटा। ये देखिए वर्टिकली अपोजिट लग रहे हैं, 180 डिग्री पर, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो रिएक्शन हमेशा किसके बराबर हो जाएगा भाई? mg cos थीटा के। mg cos थीटा क्या है? ये mg जो लग रहा था गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ, इसका ही जो क्षैतिज कंपोनेंट है वो है। अब इसके परपेंडिकुलर, इसके ऊर्ध्वाधर कौन है? mg sin थीटा। अच्छा, ऐसा तो नहीं आपको समझ में आ रहा भाई कि ये क्षैतिज जैसा दिख रहा ना, जो एंगल जहां पे बनता है उसके साथ में जुड़ा हुआ जो भुजा होगी वो होता है cos, और इसके लंबवत ये देखिए, ये जो है इसके लंबवत है तो ये साइन थीटा। तो अब मैं अगर बात करता हूं आपसे कि भाई यहां पर ma कितना होगा? F
फोर्स जो लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन। और कितने की वजह से मास इंटू एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको दिख रहा है एम जी साइन थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, बल इधर की तरफ लग रहा है, द्रव्यमान इंटू त्वरण इधर मिलेगा, तो यही मिलेगा ना रिलेशन। अगली लाइन में मैं लिखूं तो मास से मास कैंसिल हो गया, यानी एक्सेलरेशन इज प्योरली इक्वल्स टू जी साइन थीटा। त्वरण कितना मिल गया, जी साइन थीटा, और रिएक्शन फोर्स मिल गया ये, ठीक है। एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा, जो जी का कंपोनेंट होगा वही आपको मिल जाएगा। यानी इसके एक्सेलरेशन में मास का कोई रोल नहीं दिख रहा आपको, इसके त्वरण में द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। इंक्लाइन प्लेन पे भारी वस्तु रखिए या हल्की वस्तु रखिए, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। आइए आते हैं यहां पर। अब ये बात, अब ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये रिएक्शन, ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, एम जी नीचे की तरफ थीटा कोण बनाते हुए यहां पर है। तो क्या करेंगे भाई, तो अब करेंगे ये कि देख लेते हैं, एक वस्तु चिकने नत्तल जो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है रखी गई है, तो वस्तु पर कार्यकारी बल निम्नलिखित है। क्या, वस्तु का भार mg नीचे की तरफ, प्रतिक्रिया बल r तल के लंबवत ऊपर की ओर, वस्तु का भार mg लंबवत नीचे घटक। मतलब ये जो है पहले कि भैया ये जो mg जो है ये बिल्कुल नीचे की तरफ, लेकिन रिएक्शन हमेशा इस तल के लंबवत, ये तल पे लंबवत है, देखिए तल पे लंबवत, तो इस mg का जो लंबवत घटक होगा कौन सा वाला, mg cos थीटा, ये रिएक्शन फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस। और इसका जो एक और घटक है वो mg sin थीटा, ठीक है। तो ये mg cos थीटा तथा mg sin थीटा है, अतः ma mg sin थीटा के बराबर। ये ऑब्जेक्ट जो है ये a एक्सीलरेशन के साथ इधर ही आ रही है, तो a बराबर mg sin थीटा, मतलब a इक्वल्स टू g sin थीटा, ये m से m कट गया अभी जो आपको सिखाया, और रिएक्शन कितना होगा, तो mg cos थीटा। यही दोनों इक्वेशन की हमने अभी यहां पर बात करी। चलिए ठीक है, यहां तक में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब जब कभी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है तो इसके लिए भी कंडीशंस आपको समझ में आ गई, ठीक। अब थोड़ी बहुत और आगे बढ़ लेते हैं कि भाई यही परिमाण प्रतिक्रिया बल को लंबवत घटकों में वियोजित करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप रिएक्शन फोर्स को, ठीक है, उसको अगर आप टुकड़ों में बांटे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा r sin थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। जो r sin थीटा होगा वो एम ए कॉस थीटा के बराबर, या फिर अगर मैं इसको लिखूं तो एम जी माइनस आर कॉस थीटा, ये मिल जाएगा मुझे एम ए साइन थीटा के बराबर। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर मिलेगा जी साइन थीटा और आर बराबर एम जी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब क्या है, ये सिंपल सी बात, जो हमने काम किया हुआ है mg को ब्रेक करके, वही चीज अगर आप r को ब्रेक करेंगे तब भी आपको ये सेम थिंग मिलने वाला है जो यहां पर आपको इक्वेशन दिख रही। r के कंपोनेंट्स अगर तोड़ेंगे तो r का जो साइन थीटा मिलेगा वो एम ए कॉस थीटा के बराबर दिख जाएगा, ठीक है। और जो साइन थीटा का कंपोनेंट मिलेगा वो एम जी माइनस आर कॉस थीटा, यानी इस r के भी कंपोनेंट्स को ब्रेक करके आप सेम रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। खैर सिंपल शॉर्टेड लाइन में मैं कहूं तो आपको जो फाइनली मिलने वाला वो यही कि जो इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन मिलेगा वो a इक्वल्स टू जी साइन थीटा और r इक्वल्स टू mg cos थीटा ही मिलने वाला है। आप कैसे भी चाहे r के कंपोनेंट्स ब्रेक कीजिए या फिर आप mg के कंपोनेंट्स ब्रेक कीजिए, ठीक है। चलिए फाइनली एक बात समझ में आई कि होने वाला जो त्वरण है इंक्लाइंड प्लेन पे डिपेंड नहीं करता द्रव्यमान पे कि वो मास कितना है, कम है, ज्यादा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट हमने इस सेशन के लिए सेट किया था वो टारगेट अचीव हो चुका है। मैं एफबीडी आ गई है, फ्री बॉडी डायग्राम इंक्लाइंड प्लेन पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें समझ में आ गया। अब एक और पोर्शन बचता है, ये खत्म नहीं हुआ है, और भी एक पोर्शन बचता है जहां पे हम बात करेंगे पुली की। पुली के माध्यम से किसी की भी चीज को खींचना आपको पता है आसान हो जाता है। जैसे मैं ऐसा एक ऐसी पुली बना करके और इसके जरिए यहां पे रस्सी डाल करके किसी कुएं में पहले के समय में ऐसे इंतजाम रहते थे, इसको अगर इस बाल्टी को ऊपर की तरफ ऐसा करके खींचता हूं तो ये मुझे आसानी से बाल्टी खींचती हुई नजर आती है। इस केस में भी वही काम चल रहा होगा, नीचे लग रहा होगा इसके ऊपर मास, ऊपर की तरफ यहां पे लग रहा होगा टेंशन। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आगे आने वाले सेशंस में,
ठीक है भाई। लेकिन आज के सेशन की अगर बात करें तो हमने इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कनेक्टिंग बॉडीज के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, टेंशन की बात कर ली है, समझ ली है, सीख ली है। तो भाई इसी तरीके से बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो सिंपली आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते हैं भाई। आप चाहे अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड, टैबलेट, आईफोन, जिस भी किसी चीज से, डेस्कटॉप से आप कनेक्टेड है हमारे साथ में, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, एंड अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरीज हो वो हम तक शेयर कर सकते हैं। एंड लगातार हम आपके लिए बने हुए हैं, एक हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है भाई ये। और प्रोवाइड क्या क्या कराते हैं, तो ये पूरे ही सेगमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सीबीएसई इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम। सीबीएसई इंग्लिश हिंदी का मतलब समझ चुके होंगे कि भाई ये एनसीईआरटी बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं और ये पूरी क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड अब तो आपके लिए कोई लैंग्वेज भी बैरियर नहीं है, क्योंकि आपके लिए हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ मीडियम अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो भी नहीं घबराना भाई, आपके लिए पूरा कोर्स कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस ईयर पेपर, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है। साथ में अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, बेसिक से बिल्कुल सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश वाले सेगमेंट पे जाइए, वहां से आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जॉब ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी नहीं घबराना। बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेएआईआईबी जैसे एग्जामिनेशन की भी तैयारी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई कूपन कोड नहीं, कोई बाय नाउ नहीं, कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो भाई एक एक्सक्लूसिव चीज और बताते चलो कि इसमें और अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्टडी को और आप एनहांस करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा क्या, लिंक। उसको फॉलो करके आप अपने लिए बुक्स या ई बुक्स परचेस कर सकते हैं। सिंपली उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सॉर्टेड से बात क्या, तो जब इतना सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है तो भाई लाइक तो बनता है ना, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।